बात कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट शूट्स। तो हमने डाइकॉट शूट के बारे में, या जो डाइकॉट शूट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है और जो इसमें एनामलस ग्रोथ होती है वो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब अगला जो है हमारा मोनोकोट। देखिए मोनोकोट को हिंदी में एक बीजपत्री प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनकी जो संरचना होती है एक्जैक्टली वैसे ही बनी होती है जैसे हमारे डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो तीन जो लेयर्स होती है, तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम जो होता है इसके अंतर्गत आती है हमारी एपिडर्मिस। क्या आती है इसके अंदर? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर हमारी आती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे जो बाहरी परत होती है वो हमारी एपिडर्मिस होती है। और जैसे कि डाइकॉट प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारे मोनोकोट प्लांट में भी प्रेजेंट होती है। और अधिकांश जो हमारे मोनोकोट प्लांट होते हैं वो शुष्कोद्भिद होते हैं, यानी कि ज़ीरोफिटी टाइप के होते हैं। तो ऐसे अनेक प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्यूटिकल जो है बहुत ही मोटी पाई जाती है। क्या होती है कि क्यूटिकल उनके अंदर बहुत ही मोटी होती है, यानी कि ज़ीरोफिटी टाइप के होते हैं क्यूटिकल, उसके अंदर मोटी होती है। तो ज़ीरोफिटी टाइप के जो हमारे मोनोकोट्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें क्यूटिकल बहुत थिक होगी। क्यूटिकल जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। क्यूटिकल थिक होगी, मोटी होती है। साथ ही जो यहाँ पे हमारे और इसमें मोटी परत के रूप में पाई जाती है अनेक अधिचर्म रोम जो है इसमें अनुपस्थित होती है। और अनेक पादपों में स्टोमेटा जो है पाए जाते हैं, यानी कि जो और इसी में यानी कि एपिडर्मल लेयर जो होती है उसके अंदर कुछ एक प्लांट्स में एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ग्राउंड मेरिस्टम, यानी कि कॉर्टिकल रीजन। तो कॉर्टेक्स जो है ये हमारा एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा कॉर्टिकल रीजन है ये डिफरेंट होता है। और इनमें वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स का तो अभाव होता है, ठीक है। और हर उत्तर पूरे जो होता है मतलब कॉर्टिकल रीजन जो होता है यानी कि कॉर्टेक्स जो होता है, यानी कि स्पेसिफिक अगर हम कॉर्टिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पे कॉर्टिकल रीजन जो है जैसा हमारा डाइकॉट में एकदम वेल स्पेसिफाइड होता है वैसा यहाँ पर नहीं होता है, अभाव होता है उसका। और कॉर्टेक्स में ही जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो कॉर्टिकल बंडल्स जो होते हैं यानी कि पाए जाते हैं कुछ डाइकॉट प्लांट्स में, तो वो उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बीजपत्री पादपों में यदि हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है तो वो स्केलेंकाइमेटस होती है। जैसे जियामेज में 3 से 4 परत की जो हाइपोडर्मिस होती है। और गेहूं में ये बहुभुजी हरित उत्तकी यानी क्लोरेंकाइमेटस की बनी हुई होती है। यानी कि अगर जिन भी प्लांट्स में, ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर यह हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस यहाँ प्रेजेंट होगी तो ये किसकी बनी होगी, ये बनी होती है
स्केलेनकाइमेटस की। किसकी बनी होती है ये? स्केलेनकाइमेटस की। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्केलेनकाइमेटस की बनी होती है। जैसे मेज में ये 3 to 4 लेयर्स होती है, और वीट में यानी कि गेहूं के अंदर ये पॉलीगोनल क्लोरेन काइमेटस सेल्स की बनी होती है। वीट में किसकी बनी होती है? पॉलीगोनल क्लोरेन काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो पॉलीगोनल क्लोरेन काइमेटस सेल्स जो होते हैं उनकी ये बनी हुई होती है। और मेज में ये 3 से 4 परत की बनी हुई होती है, होती है। और सामान्यतः जो हमारी हाइपोडर्मिस होती है उसमें कॉलन काइमा का अभाव होता है, यानी कॉलन काइमा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि हम डाइकॉट प्लांट्स की जब बात करें तो डाइकॉट प्लांट्स में जनरली जो है हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा की बनी होती है, परंतु यहाँ पे स्केलेनकाइमेटस की लेयर की बनी हुई है, और गेहूं के अंदर ये जो है क्लोरेन काइमा की बनी हुई होती है। और जो हमारा ग्राउंड मेरिस्टम होता है, बाहर की ओर कोशिकाएं का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और सेंटर की तरफ जो है साइज जो है सेल्स की वो बड़ी होती है, और इनमें अंतराकोशिक अवकाश बड़े बड़े उपस्थित होते हैं। गेहूं और जो घास या एक्वेटिक प्लांट्स है लैप्टोकोला में जो है तना पर्व क्षेत्र में खोखला या बेलनाकार होता है। ठीक है, तो पर्व जो है खोखले होते हैं। जैसे गेहूं का आपने कभी गेहूं तोड़ के देखना, तो गेहूं का जो पर्व होता है यानी कि गेहूं की जो इंटरनोड होती है, तो गेहूं की इंटरनोड जो है वो खोखली होती है। ठीक है, गेहूं की जो इंटरनोड है वो हमारी खोखली होती है, यानी कि पर्व क्षेत्र उसका खोखला होता है। और यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि सेल्स की, तो सेल्स जो है ये अंदर की ओर तो है ये बड़े आकार के होते हैं, और बाहर की तरफ यानी कि परिधीय क्षेत्र में जो सेल्स होते हैं इसमें तने में कॉर्टेक्स में वो इसमें छोटे पाए जाते हैं। और घासों के अंदर घास में ये खोखला होता है, गेहूं में ये खोखला होता है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जहाँ पे तना जो है इनकी इंटरनल खोखली होती है। ये हुआ हमारा इसमें ग्राउंड मेरिस्टम। अब अगला है इसका वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पे कैसे होते हैं? अब वेस्कुलर बंडल हम मानते हैं कि देखिए वेस्कुलर बंडल का एक बार डायग्राम बना लेते हैं।
ये देखिए ये जो है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे बना हुआ है का मोनोकोट का, इसमें स्टेम का डायग्राम है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल तने में बिखरे हुए होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है, तो कॉर्टेक्स में नीचे से ऊपर तक यानी कि पूरे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो हमारे तने में स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो पाम समूह के जो प्लांट्स हैं जैसे रैफिक्स है, उनकी खोज के अनुसार जो तने जो इसमें वेस्कुलर बंडल्स हैं वो तने के पूल से पूल में तने के आधार से, यानी कि जैसे हम पूरी बात कर रहे हैं कि तने के आधार में से लेकर उसके शीर्ष तक, यानी कि तने के आधार से उसके शीर्ष भाग तक यहाँ पे ये पूरे में बिखरे हुए पाए जाते हैं, यानी कि अपनी इनकी व्यक्तिगतता, यानी कि ये इंडिविजुअलिटी, यानी कि व्यक्तित्व जो होता है या इनका बना रहता है, ठीक है। और सभी संवहन पूल यानी कि तने के आधार से उसके शीर्ष तक, यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ बेस से लेके शीर्ष तक यानी कि आधार से शीर्ष तक जो ये हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये अपने मतलब बने रहते हैं, और इनकी जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी की बनी रहती है। तो विभिन्न आकार के उधर संवहन पूल यानी कि छोटे जो है वो कहाँ है, वो पेरीफेरी की तरफ होंगे। देखिए पेरीफेरी पे छोटे संवहन पूल हैं, और जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाते हैं तो ये बड़े मध्य में बड़े होते हैं, मध्य और विभिन्न अंतराल पर पर्ण अनुपस्थित इसमें अनुपस्थित होते हैं, और छोटे पूल अधिक पर्ण अनुपस्थित बनाते हैं। तो इसमें उधर संवहन पूल के जब आधार से ऊपर की ओर चलते हैं तो धीरे धीरे केंद्र की ओर घूमते जाते हैं, ठीक है। और थोड़े अंतराल के बाद पूल तेजी से बाहर की ओर घूम जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें से लीफ ट्रेसेस यानी कि पर्ण अनुपस्थित निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके अतिरिक्त इनसे सैटेलाइट बंडल जो पुष्परंग की ओर जाते हैं, इनसे सेतु पुल भी बनते हैं, यानी कि जहाँ इनसे पुष्परंग बनता है तो पुष्परंग और सेतु पुल का निर्माण करते हैं जो नजदीकी पुलों को आपस में जोड़ देते हैं। सेतु पुल क्या होता है? सेतु पुल यानी देखिए ब्रिज बंडल्स जिनको हम बोलते हैं, तो ब्रिज का काम करता है कि लैंड के दो भागों को जोड़ने का काम करता है। तो जब पुष्परम होता है यानी कि ऊपर की तरफ जब पुष्परम होता है तो वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं और पुष्परम में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि इन्फ्लोरोसेंस में एंटर हो जाते हैं जब ये सारे जुड़ जाते हैं। तो बाह्य वलकुट से अधिक पूल बनते हैं, और रैफिस में पर्ण अनुपस्थित क्षेत्र में ये अलग हो जाते हैं, और इनमें मेटाजाइलम अनुपस्थित होता है, यानी कि रैफिस में मेटाजाइलम जो है इनमें एब्सेंट होता है।
और प्रोटोजाइलम के अंदर ट्रैकिड्स उपस्थित, सिर्फ ट्रैकिड्स ही उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा वेस्कुलर बंडल्स जो है पूरे के पूरे जो हमारा कॉर्टिकल रीजन होता है वहां पर ये पूरे बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब हम बात करें इसकी कि संवहन पुल जो है दो रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर रिंग है एक इनर रिंग, यानी कि दो रिंग्स में प्रेजेंट होंगे। आउटर रिंग जो है इसके अंदर छोटे होते हैं पुल और भीतरी वाली में अंदर वाली में ये पुल बड़े होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है और जौ है, इनके अंदर इस प्रकार से बदन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि गेहूं चावल में और जौ में जो है वेस्कुलर बंडल्स दो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। बाहर की जो रिंग होती है वो छोटी होती है, जबकि अंदर वाली जो सेंटर की ओर जो रिंग होती है उसमें बड़े वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। दूसरे प्रकार की जो व्यवस्था होती है मोनोकोट प्लांट्स में कि संवहन पुल बिखरे हुए होते हैं और मक्का, गन्ना एवं बाजरा और ये समपार्श्विक होते हैं और मक्का, गन्ना और बाजरा समपार्श्विक होते हैं। और यहाँ पे जो बंडल है यानी कि पुल है वो स्केलेनकाइमेटस शीत से, यानी कि बंडल की जो शीत होती है उससे ये घिरा हुआ होता है। तो बंडल शीत जिसे हम बोलते हैं ना, देखिए ये बंडल है और इस बंडल के चारों तरफ जो है एक शीत यहाँ उपस्थित होती है, बंडल ऑफ शीत जिसे कहते हैं। ये सेल्स यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, ये बंडल्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं तो इसे बंडल ऑफ शीत कहते हैं। ठीक, और बंडल ऑफ शीत जो है ये जो गन्ना में, बाजरा में सब ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे स्केलेनकाइमेटस की बनी होती है ये शीत, ठीक है, जिससे जो घिरे रहती है। और एक बीजपत्री पादपों में विशेषकर ग्रामीणी कुल में संवहन पुलों की जटिल व्यवस्था पत्तियों के संवहन पुलों में की तनियमे की स्थिति के कारण ही होती है। तो मक्का के अंदर जैसे तीन प्रकार का संवहन पुल पाए जाते हैं। एक है मिडरिब और लेटरल वेन, दूसरा है पर्ण अनुपत पुल और छोटे पतले संवहन पुल। तो मध्य शिरा पुल जो है इससे निकले हुए होते हैं, यानी कि ये अंदर तक जाते हैं, संवहन पुल जो है कि अंदर तक जाते हैं, निचली पर्वसंधि पर बाहर की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर है पर्ण अनुपत पुल। तो पर्ण अनुपत जो पतली पार्श्व शिराओं से निकलते हैं, जो शीघ्र ही तने में परिधि के निकट ही स्थिति में आ जाते हैं और परिधीय पुल से जड़ यानी कि जुड़ जाते हैं, यानी कि परिधीय पुल से ये जुड़ जाते हैं। तीसरा है छोटे व पतले संवहन पुल। तो तीसरे कौन से छोटे संवहन पुल होते हैं? तो ये जो है वलकुट में पहुंचकर कुछ समय बाद पर्वसंधि के निकट ही वलकुट में विलीन हो जाते हैं, यानी कि वलकुट में विलीन हो जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रकार का हुआ। अब हम ग्रामीणी की बात करते हैं। तो ग्रामीणी कुल में पर्वसंधि पर यानी कि जो नोड्स होती हैं वहां पर क्षैतिज पुल भी पाए जाते हैं। नोड्स पर कैसे होते हैं? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल पुल, यानी कि ऐसे चलने वाले हॉरिजॉन्टल पुल भी पाए जाते हैं जो विभिन्न पर्ण अनुपत को आपस में जोड़ते हैं। और गेहूं के खोखले पर्व संधि ठोस होती हैं। ये गेहूं के जो पर्व हैं वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, वो खोखले होते हैं। और पर्व संधियां जो है यहाँ पे ठोस होती हैं। तो बड़े संवहन पुल भीतरी वलय तथा छोटे पुल बाहरी वलय में प्रेजेंट होते हैं। तो गेहूं में भी पर्व संधि पर तीन प्रकार के जो पुल हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं की भी हम बात करें तो गेहूं जो है वो कैसा है? गेहूं के देखिए ये पर्व संधियां हैं, ये पर्व होते हैं। ठीक है, नोड्स और इंटर नोड्स। तो इसके जो नोड्स होते हैं यानी कि ये जो इसकी संधियां हैं तो यहाँ पर तो ये जुड़ी हुई होती हैं, पर्व इनके इंटर नोड्स इनकी खोखली होती है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ तो है बड़े और बाहर की तरफ यहाँ पे छोटे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अभी हमारे जो वेस्कुलर बंडल ये दो टाइप के थे। इसमें गेहूं में भी दो प्रकार की जो वलय है इसमें पाई जाती है, तीन प्रकार के वलय इसमें फूल पाए जाते हैं। अब ये जो है संवहन फूल एक बार डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ इसका। ये देखिए ये है मक्के के तने की अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेज स्टेम। अब सबसे जो आउटर लेयर है ये देखिए, ये सबसे आउटर जो लेयर है ये है एपिडर्मिस,
इसके अंदर की जो है ये हाइपोडर्मिस, ये स्क्लेरेन्काइमेटस है और 3 से 4 परत ये बनी हुई है। ठीक है, 3 से 4 परत ये देखिए ये बनी हुई है, 3 से 4 परत ये बनी हुई है। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो है ग्राउंड मेरिस्टम। ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन ग्राउंड मेरिस्टम का है। अंतराकोशिकीय अवकाश देखिए ये अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें उपस्थित है। तो अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें जो ये उपस्थित है, इनके बीच बीच में यहाँ हमारे वेस्कुलर बंडल्स ये प्रेजेंट हैं। वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं हमारे ग्राउंड मेरिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा मक्के का तने की अनुप्रस्थ काट हो गई। अब दूसरा यहाँ ये देखिए ये गेहूं का, तो ये गेहूं की इसमें यहाँ पे ये दूसरा है हमारा, ये भी तने का है और ये हमारे स्केलेन्काइमा, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोफ्लोयम, कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोयम और जाइलम दिख रहे हैं आपको, ये फ्लोयम और जाइलम। तो ये एक बीजपत्री पादों में सामान्यतः उपस्थित होती है अवर्धी समपार्श्विक संवहन पूल। तो अवर्धी यानी कि इसमें क्लोज्ड सिस्टम पाया जाता है। क्या होता है इसमें? क्लोज्ड सिस्टम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाई जाती है। तो जितने भी हमारे मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो जो हमारे मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो हम जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्कुलर बंडल्स यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है एब्सेंट होती है। तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे यहाँ पे? कोलैटरल एंड क्लोज्ड। ठीक है, अवर्धी होते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है। कैम्बियम नहीं होने की वजह से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, इस वजह से ये एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ वेस्कुलर बंडल जो स्कैटर्ड होते हैं यानी कि इनके अंदर भी, ठीक है, तो संवहन फूलों की संख्या द्विबीजपत्री की अपेक्षा अधिक होती है यहाँ पे और इनमें अनेक पर्ण अनुपथ उपस्थित होते हैं जो तने में बहुत दूर तक चलते हैं और पर्व संधि पर शाखा मिलन होता है। तो एक बीजपत्री में जैसे एकॉर्डस में प्राथमिक मूल और ड्रेसिना एवं कॉर्डियन इत्यादि में द्वितीयक वृद्धि के दौरान बने संवहन फूल जो है पोषवाह केंद्रीय होते हैं, यानी कि नॉर्मली इनमें नहीं पाई जाती हैं और ड्रेसिना के अंदर कॉर्डियन के अंदर पोषवाह केंद्रीय पाया जाता है। इसमें पोषवाह जाइलम से घिरा रहता है, यानी कि फ्लोयम जो है इसमें किससे घिरा रहता है? फ्लोयम इसमें यहाँ पे जाइलम से घिरा हुआ रहता है। अब है इसमें नेक्स्ट है इसके अंदर एनामलस स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। तो एनामलस स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट्स, तो एनामलस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में संवहन फूल जो है भरण ऊतक में बिखरे होते हैं, परंतु एक बीजपत्री में पौधों में संवहन फूल अथवा अधिक वलयों में उपस्थित होते हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, इनमें सब में खोखले होते हैं और मज्जा के चारों ओर बिखरे दो वलयों में उपस्थित होते हैं। और हम बात करते हैं जैसे फॉर्मेशन, ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे हम गेहूं की अनुप्रस्थ काट काटते हैं, ठीक है, तो अब गेहूं के तने की अनुप्रस्थ काट में यानी कि वलय में यानी कि 2 रिंग्स में प्रेजेंट हैं। अब एनामलस ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे एनामलस ग्रोथ यहाँ पे गेहूं के तने की अनुप्रस्थ काट में वलय में उपस्थित है, तो यहाँ पे 2 रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अंदर जो है वो खोखला होता है, ठीक है, तो जाए खोखला होता है कि और जो मज्जा है उसके चारों तरफ जो है 2 वलय में उपस्थित होता है। ऐसे ही जो टैमस कम्युनिकेशन यानी कि ट्रिटिकम, ओट,
इनमें क्या होता है कि इनमें पिथ इज surrounded by pith is surrounded by वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि जो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनसे पिथ जो है सराउंडेड रहता है। ठीक है, तो जैसे ये पिथ है यहाँ पे, ठीक है, एक रो तो हमारी यहाँ पे आएगी, ये हमारे वैस्कुलर बंडल्स हैं, और एक लेयर हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये हमारे सेंटर की तरफ जो है ये हमारे बड़े होते हैं और बाहर वाले जो है ये हमारे छोटे, यानी कि दो रिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे गेहूं के अंदर, ओराइजा के अंदर, अवीना यानी कि जई के अंदर, ओट के अंदर, अवीना यानी कि जो इसमें अवीना के अंदर, इस प्रकार से ये इनमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा एनामलस होता है कि पित्त के सराउंडिंग में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो गेहूं में जो है खोखले होते हैं पर्व, और पर्व का निर्माण जैसे अब कैसे बनते हैं पर्व, यानी कि जो तरुण पादप है उनमें प्ररोह जो है, प्ररोह शीर्ष प्ररोह से पर्ण आदि प्राइमोरी का विकास होता है और उनके नीचे ही पर्व संधि, यानी कि जो पर्व का दीर्घीकरण ठीक उसी प्रकार होता है जैसे अंकुरण के समय भ्रूण की से वृद्धि होती जाती है। तो धीरे धीरे जो है वो तना जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जिस प्रकार अंकुरण होता है उसी प्रकार जो पर्व है उनकी भी वृद्धि होती है। और हमारी वही सेम जैसे हमने डाइकॉट में पढ़ा था उसी प्रकार से स्टेम है, लीफ ट्रेसेस निकलेंगे और इस प्रकार से पर्व संधियों पर इनकी जो पर्ण अनुबद्ध लीफ प्राइमोर्डिया होती है वहाँ से पर्व संधियाँ होंगी, यानी पर्व संधि से निकलती हैं। इस प्रकार से हमारे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे इसकी पंक्तियाँ मतलब इसमें वृद्धि होती जाती है और एपिकल ग्रोथ पॉइंट यानी कि जो शीर्ष पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो अग्र विसारी क्रम में ये बढ़ते चले जाते हैं ऊपर की तरफ से, और इसमें जो है क्या कहते हैं आवृत बीजियों में विशेष रूप से एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं उनमें पर्व का दीर्घीकरण पादप की आकार की को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होती है प्लांट्स की वो उसके शीर्ष पर उपस्थित होती है। तो यानी कि संपूर्ण जो पर्व है उनमें एक समान हो सकती है, यानी कि पूरा जो पर्व है वो एक समान हो सकता है। और बेस ऑफ इंटरनोड यानी कि मुख्यतः पर्वाधार जो पर्व का जो आधार होता है तक ही सीमित हो सकती है या फिर पर्व आधार में से शुरू होकर अग्रविसारी क्रम में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका तो फिशर और फ्रेंच ने ये बताया कि एक जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें पर्व के दीर्घीकरण के लिए दो प्रकार की विभजित कोशिकाएं जो है वो उत्तरदायी होती हैं। दो प्रकार कौन सी, अनइंटरप्टेड और दूसरी है इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी कहाँ पे पाई जाती है, देखिए ये इंटरकैलरी हमारी यहाँ पे पाई जाती है जिससे ये पर्व का निर्माण जो है यहाँ पे जो हमारे इंटरनोड्स हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये तने के उपशीर्ष विभज्योति के क्षेत्र पर होते हैं, इनके निकट पर्व के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं। और दूसरी इंटरकैलरी जो है ये शीर्ष, ये भी उपशीर्ष होती है। ठीक है, सब एपिकल या सब एपिकल हो सकती है और विभज्योति से ये अलग हो चुके होते हैं, ये भी पर्व की यानी कि जो थोड़ा नीचे हो चुके होते हैं और इनसे ये सब एपिकल इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं और यहाँ से तने की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो मोनोकोट प्लांट्स हैं, मोनोकोट प्लांट्स में यहाँ पे जो पर्व है उनकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे होती चली जाती है। और बढ़ते पर्व में उपस्थित स्थानीयकृत जो लोकलाइज मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं यानी कि इन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, यानी कि जो उस पर्व के में उपस्थित होते हैं वो हमारे
लोकलाइज्ड मेरिस्टेम, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं और इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करेंगे, ये पर्वों का यानी कि जो हमारे इंटर नोड्स होती हैं उनको उनकी जो लंबाई है उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंतर्वेशी विभजोतक जो है सक्रिय होती है, जिसके लिए इसमें पादपों के जो पर्व होते हैं यानी कि प्लांट्स के जो इंटरनोड्स होते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इसमें मोनोकोट प्लांट्स का। अब नेक्स्ट क्लास में जो इनका शाखन होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे।